आरआरबी जेई में रिटन टेस्ट का सिलेक्शन होने के बाद आपका डीवी और मेडिकल दो स्टेप्स रह जाते हैं और अक्सर बच्चों के साथ यही दिक्कत आती है कि सर डीवी में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखते हैं और मेडिकल ये कैसे होगा, इसमें आई टेस्ट और ये कई तरीके के टेस्ट बताए गए हैं, अलग अलग तरीके की कैटेगरीज बताई गई हैं, कहीं A3 लिखा है, कहीं B1 लिखा है, कुछ अलग अलग उसमें, तो ये कैसे किया जाए। तो देखिए, जो बच्चे आरआरबी जेई में सेलेक्ट हुए हैं सबसे पहले तो उन लोगों को बधाई, क्योंकि आपने CBT1 और CBT2 बहुत मेहनत से निकाला है। अब अगर आप इस एक वीडियो से, ठीक है, डीवी और मेडिकल के बारे में सीखना चाहते हो तो मैं इसी एक वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। बस तसल्ली से आपको 10 मिनट इस वीडियो में लगाने हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको डीवी के बारे में बता देता हूँ, फिर मेडिकल के बारे में। डीवी जब आप कराने के लिए जाएंगे, कुछ ऑफिशियल पॉइंट्स जो कि आरआरबी ने अपने नोटिफिकेशन में कहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि भैया जब आपको मेडिकल की डेट बता दी जाएगी, जैसे आपने रांची जोन से या फिर अहमदाबाद जोन से, जिस भी जोन से अप्लाई किया, हर जोन के लिए एक अलग ई कॉल लेटर आएगा आपको, आपके ईमेल पे भी आएगा, आपके SMS पे भी आएगा। तो आपको डीवी का जो ई कॉल लेटर है उसको भी लेकर जाना है, उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। जो CBT1 और CBT2 का एडमिट कार्ड है उसको भी लेकर जाना है, ठीक है ना। फिर जो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी पासिंग आउट सर्टिफिकेट कॉलेज का, ठीक है ना, आपकी 10th की 12th की, ठीक है ना, अपना डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको साथ साथ लेके जानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर ये कौन से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी जानना हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो अटैच कर दूंगा, ठीक है। फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हैं, आरआरबी ने अपने नोटिफिकेशन में और अपना जो अभी इन्होंने रांची का ऑलरेडी जारी कर दिया है, आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन, जिसमें डीवी के लिए क्या क्या होना चाहिए ये वहीं से लिए गए पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो रेफरेंस वहीं से लिया गया कि सारे डॉक्यूमेंट्स की एटलीस्ट 2 फोटो स्टेट भी लेकर आनी। जितने डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे ओरिजिनल, उन सबके 2 फोटो स्टेट, एटलीस्ट कम से कम 2, कम से कम 2 कहा है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा 3 करा लीजिएगा, ठीक है ना। जितनी भी फोटोज लेके जाए तो कलर्ड फोटो लेके जानी है, 6 कलर्ड फोटो लेके जानी है कम से कम, तो 10 कम से कम निकलवा लेना, क्योंकि जब आप फोटो वाले के यहाँ जाते हो तो वो 10-20 ऐसे का पैकेज बनाता है, आपको भी पता है, तो 10 निकलवा लीजिएगा, 6 वहां लगनी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आरआरबी के पोर्टल पर अपलोड करने हैं। पोर्टल का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा, ठीक है, तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक। उसी पे पिन करके आप सीधे पोर्टल पे चले जाइए, क्लिक करके, और वहां पर अपलोड कर दीजिए सारे डॉक्यूमेंट जो आप लेकर जा रहे हैं, उन सबको अपलोड भी करना है। और साथ के साथ जो आपकी कलर्ड फोटो है उसको भी अपलोड करना है। साथ के साथ ये भी कहा गया है कि जब आप जाएं, ठीक है ना, डीवी के लिए, तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, वो रेलवे के हॉस्पिटल में ही होगा। वहां 24 रुपए फीस लगेगी और 4-5 दिन आपको वहां रुकना पड़ सकता है, इस तैयारी के साथ जाएं। अब इस मेडिकल टेस्ट में होगा क्या ये भी बताऊंगा अभी। साथ के साथ हो सकता है आपने फॉर्म भरते समय, ठीक है, जैसे आप देखिए मेरे ही नाम में क्या होता है AGAR, कई लोग अग्रवाल में AGRA लिखते हैं, तो मैंने मान लेते हैं मेरे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उसमें AGR लिखा है, और क्या कहते हैं मैंने गलती से फॉर्म भरते समय RA लिख दिया, तो गलती हो गई भाई। तो उनका कहना है कि कोई भी नाम में अगर आपने एरर कर दिया है तो उसका एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा तहसील में जाकर, ठीक है ना, नोटरी वोटरी करके तैयार करा लीजिएगा एफिडेविट, और वो एफिडेविट भी आपको साथ में लेके जाना, और उसकी भी कम से कम 2 फोटो स्टेट जरूर लेके जाना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप साथ में लेकर आएंगे उन सबके ओरिजिनल तो लाने, उसके साथ 2 उनकी फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर इनके ओरिजिनल नोटिफिकेशन में अभी जो रांची का जारी हुआ उसमें भी कहा गया है, और हर एक में ये कॉमन पॉइंट्स हैं। अब डेट वगैरह सारी चीजें अलग अलग रहेंगी। अच्छा, इसमें जब आपकी डेट आएगी कि डीवी जब कराने जाना है तो 2 तरह की डेट आएगी, एक रिपोर्टिंग डेट आएगी, एक ब्लॉक डेट आएगी, 2 तरह की डेट आएगी, ठीक है ना। ये वाली वो डेट है जब वो कह रहे हैं कि आप आ जाइए, और साथ में टाइम भी दिया होगा, और इस दिन आपका डीवी होगा। मान लेते हैं किसी कारणवश आप उस रिपोर्टिंग डेट पर वहां ना पहुंच पाए, तो दूसरी ऑल्टरनेटिव डेट भी इन्होंने दी है, ब्लॉक डेट। अगर आप इस ब्लॉक डेट पर भी डीवी कराने के लिए नहीं जाते हैं तो फिर आपको कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। दूसरा इनका कहना यह भी है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपसे मांगे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेकर आने ही हैं। डीवी के दौरान अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते और आपने फॉर्म भरते समय कहा था कि भैया मैं तो इस कैटेगरी में लाई करता हूं, मेरा नाम ये है या मेरी ये क्वालिफिकेशन, और उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट अभी से रेडी कर लें। कोई दिक्कत आती है वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दें। साथ के साथ ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं लगातार इस पे इंफॉर्मेशन भी डालता रहूंगा, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट दूसरा, फिर आप आ जाते हैं मेडिकल टेस्ट पर। अब मेडिकल टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो जूनियर इंजीनियर की अलग अलग पोस्ट दी गई हैं, देखिए, ठीक है ना, ये देखिए ये सब पोस्ट दी गई है। हर एक पोस्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज
में अगर आप जा रहे हैं तो आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड अचीव करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप मान लेते हैं यहां पर मैं कैटेगरी नंबर 15 पकड़ लेता हूं या ये 14 पकड़ लेता हूं कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपने अप्लाई किया और वर्कशॉप डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो भैया C1 कैटेगरी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखिए मैकेनिकल में भी कोई ले लेते हैं हम, ठीक है ना, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए पावर में आप जा रहे हैं उसके लिए A3 कैटेगरी। तो आप देखिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पर दिए गए हैं। अब इसका क्या मतलब है और क्या चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, कैसे कैसे क्या होने वाला है, सारी बातें आपको एक एक करके बताता हूं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, आप यहां पर A3, B1, B2, C1 ये 4 मेडिकल स्टैंडर्ड दिए। ऐसा नहीं कि ये 4 ही होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, जैसे A3 के अलावा A2 भी होता है, A1 भी होता है, लेकिन जेईई के एग्जाम के अंदर ये 4 मेडिकल स्टैंडर्ड ही लिस्ट किए गए हैं। इसमें पहली बात तो ये है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, कि भाई फिजिकली तो आप फिट होने चाहिए, भाई चलते फिरता आदमी बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ विजन स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं। विजन स्टैंडर्ड की डिस्टेंस विजन जो है 6/9 6/9 होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये भी हमें समझ में आना चाहिए, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। विद और विदाउट ग्लास, साथ के साथ कह रहा है पावर ऑफ लेंस नॉट एक्सीड 2D। अब इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए उन्होंने ये कहा है कि भैया अगर आप A3 स्टैंडर्ड आपकी पोस्ट के लिए है, जो आपको मान लेते हैं अचीव करना है, तो अगर देखिए 6/9 का मतलब और 6/6 का मतलब क्या होगा, जब भी कभी आप आई टेस्ट कराने भी गए होंगे तो वो ऐसे ही लिख कर देता है। इसका मतलब क्या है, एक नॉर्मल विजन, एक नॉर्मल आदमी, ठीक है ना, जो 6 मीटर की डिस्टेंस से देख सकता है, आप भी 6 मीटर की डिस्टेंस से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका विजन नॉर्मल है, आपकी आईसाइट 6/6 है, ये कहना चाह रहा है। लेकिन अगर आपकी आईसाइट आती है, मान लेते हैं आप टेस्ट करवाते हैं 6/9, इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल आदमी जो चीज 9 मीटर की डिस्टेंस, 9 मीटर की दूरी से देख सकता है, आप उसी चीज को 6 मीटर की दूरी से देख पा रहे हैं। मतलब वो ज्यादा दूर से देख पा रहा है उसी चीज को और आप कम दूरी से देख पा रहे हैं, यानी कि आपकी आईसाइट थोड़ी कमजोर है, ठीक है ना। ये नंबर जितना बढ़ता जाएगा उतनी कमजोर होती जाएगी। देखिए मान लेते हैं कि आपकी आईसाइट आती है 6/12, इसका मतलब यह है कि एक नॉर्मल आदमी जितना 6 मीटर की दूरी से देख सकता है, आपको वही 12 मीटर की दूरी से देख सकता है, आप वही 6 मीटर की दूरी से देख पा रहे हैं। मतलब आपको और नजदीक जाना पड़ रहा है उसी चीज को देखने के लिए। मान लेते हैं आपकी आईसाइट 6/18 आ रही है, इसका मतलब यह है नॉर्मल आदमी जिस चीज को 18 मीटर की डिस्टेंस से ही देख लेता है, आपको वो 6 मीटर की दूरी से ही नजर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो A3 स्टैंडर्ड वालों को इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो जिनकी पोस्ट में A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, उनकी आईसाइट 6/9 होनी चाहिए, चाहे चश्मा लगाकर चाहे चश्मे के बिना। मान लेते चश्मे के बिना, इससे भी क्या आपने चश्मा लगा के 6/9 होगी भी, ठीक है, ठीक। तो और वो कह रहा है कि जो लेंस है, भाई आप चश्मा लगाकर मान लेते हैं आपकी आईसाइट 6/9 ही, 6/9 दोनों आंखों का अलग अलग होगा, ठीक है। तो भैया वो कह रहा है कि पावर ऑफ लेंस जो है वो 2D से ज्यादा नहीं, जो D क्या है यहाँ पे डायोप्टर है, ठीक है ना। इस डायोप्टर यूनिट है लेंस की, कि उसकी पावर इसी में नापी जाती है, ठीक है। तो 2 डायोप्टर से ज्यादा जो है आपकी पावर नहीं होनी चाहिए लेंस की, ये बोला है। अगर आधा डायोप्टर है, 1 डायोप्टर है, 1.5 डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है, चलेगा, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है नियर विजन, ठीक है। अब ये नियर विजन भी कैसे चेक करते हैं अभी बताऊंगा। साथ के साथ A3 वालों का कलर विजन टेस्ट भी होगा, बाइनोकुलर विजन टेस्ट भी होगा, नाइट विजन टेस्ट भी होगा, मेसोपिक विजन टेस्ट भी होगा, ठीक है। ये 4 टेस्ट और भी होंगे, ये इसका क्या मतलब होता है ये भी समझाऊंगा, ठीक है। फिर B1 वालों का ध्यान दीजिएगा। B1 वालों की जो आईसाइट है, एक आंख, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लेफ्ट वाली या राइट वाली, कोई भी दोनों में से एक आंख 6/9 होनी चाहिए, ठीक है। एक आंख 6/12 होनी चाहिए, चाहे चश्मा लगा के चाहे चश्मे के बिना। और जो लेंस की पावर है वो 4D से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा लीनियंसी बरत दी है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। और वहीं पर अगर आप देखें तो नियर विजन देखिए वही सेम है, नियर विजन सेम ही है। अब इसका मतलब क्या भी समझाऊंगा, ठीक है ना। इसमें भी आपका कलर विजन टेस्ट, बाइनोकुलर टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट और मेसोपिक टेस्ट विजन टेस्ट किया जाएगा। लेकिन B2 जिस पोस्ट पे मांगा गया है, ठीक है, उसमें एक आंख 6/9 और एक आंख 6/12 होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, चाहे चश्मा लगा के चाहे चश्मे के बिना। और जो लेंस अगर आपने लगाया है कि जिसकी मदद से आपकी आंख 6/9 और 6/12 देख पा रही है,
ठीक है, तो उसकी पावर 4D से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिना चश्मे के है इतनी पावर, कोई दिक्कत नहीं, चश्मे के साथ भी इतनी चलेगी, ठीक है भाई। और चश्मे का जो लेंस है वो 4D से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 डायोप्टर से ज्यादा उसकी पावर नहीं होनी चाहिए। नियर विजन इसका भी वही है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइनोकुलर विजन टेस्ट है, इसमें ना मेसोफिक टेस्ट है, ना कलर विजन टेस्ट है, ना नाइट विजन टेस्ट है। और आप देखेंगे तो C1 जो यहां पर स्टैंडर्ड दिया गया है, ठीक है ना, C1 की अगर मैं बात कर लेता हूं, C1 भी थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और इससे थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा। ये देखिए, ठीक है, C1 भी दिखाने की कोशिश करता हूं। तो C1 जो है यहां पर अगर आप देखेंगे, इसमें एक आंख 6/12 और एक आंख 6/18 हो सकती है, ठीक है, इसमें और लीनियंसी आ गई, ठीक। फिर चश्मे के बिना चाहे चश्मे के साथ, और इसमें लेंस की कोई पावर नहीं बोली गई, लेंस की पावर कुछ भी हो सकती है, लेंस के बिना या लेंस के साथ 6/12 या 6/18 होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नियर विजन सेम ही है, लेकिन आप देखिए इसके अंदर ना किसी तरह का कोई टेस्ट आखिरी पे नहीं मेंशन किया गया। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के अंदर देखना है कि भाई आपकी जो ब्रांच है, ठीक है ना, उसमें जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, उसका क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है। हालांकि मैं बता दूं, ये पूरा PDF में अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, जिसका नाम है शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है भैया, ठीक। तो ये क्लियर हो गया, आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कोई भी ब्रांच हो आपकी। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं, मैंने ये जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं, सबसे पहले ये भी बता दूं, इससे आगे बढ़ूं इससे पहले ये बता देता हूं। देखिए, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, और हाईवे इंजीनियरिंग में 6/9, 6/6, 6/12 का इस्तेमाल भी पड़ता है। इसलिए आज एक इस्तेमाल तो सिविल इंजीनियरिंग का हो पा रहा है, इसीलिए मैं आपको बहुत आसानी से ये बात समझा पाया, पहला। दूसरा, मैंने इनके नोटिफिकेशन का पूरा यूज किया, गूगल का पूरा यूज किया, कई सारे 1-2 डॉक्टर्स जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूं उनसे थोड़ी बातचीत करी, ठीक है ना, थोड़ा बहुत वीडियोस को देखा, तो जहां से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता था, बेस्ट ऑफ सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत लगे, कोई बात लगे तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें यह बोला गया है, फिर अब जितने भी पॉइंट है मैं सारे निकाल लिए, कि कैंडिडेट को वो जो मेडिकल स्टैंडर्ड उस पोस्ट के लिए बताया गया है वो इंश्योर करना होगा। अगर वो उस मेडिकल स्टैंडर्ड को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसको अनसूटेबल मान लिया जाएगा और उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है भाई। अब इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो इन्होंने बोला है कि मैंने जितनी भी बातें हैं वो एनेक्जर ए में बताई हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की, वही मैं आपको दिखा रहा था अभी, ठीक। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा चलता हूं, आपको सारी चीजें दिखाता हूं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आई टेस्ट में 4 तरीके के हैं, A3, B1, B2, C1, जिसमें कि अगर आप देखते हैं एक सर्जरी होती है, जैसे हमारी आंख कमजोर है तो हम क्या करा सकते हैं, सर्जरी करा सकते हैं। तो उनका कहना यह है कि लेसिक सर्जरी जो होती है वो हम A3 स्टैंडर्ड के अंदर तो अलाउ नहीं करते, लेकिन B1, B2, C1 में अलाउ करते हैं। तो अगर किसी को लेसिक सर्जरी वो करवाता है तो वो A3 वाली पोस्ट के लिए, जिसमें A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया, उसमें नहीं करवा सकता। अब उसके लिए क्या अल्टरनेट हो सकता है, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके साथ साथ ये मैंने कहां से बताया, अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन के अंदर ही B पॉइंट है, नोट पॉइंट, जिसमें कि ये पॉइंट दिया गया है। उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि लेसिक सर्जरी जो करवाएं, और अगर आपसे जो स्टैंडर्ड मांगा गया है, ध्यान दीजिएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 या B2 मांगा गया है, B1 या फिर B2 मांगा गया है, तो भाई साहब आपकी लेसिक सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, ठीक है ना। और आपकी लेसिक सर्जरी जब आप ये मेडिकल टेस्ट करवाने जा रहे हैं उससे कम से कम 1 साल पहले हुई हो, ठीक है। और जब 1 साल पहले हुई होगी तो भाई जो डॉक्टर से आपने करवाई होगी ये लेसिक सर्जरी, उसने उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको दिया होगा, ठीक है। तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लेकर आना, उसकी भी 2 फोटोकॉपी लेकर जाना। इसके साथ साथ, ठीक है ना, जो आपकी यहां पर रेसिडुअल कॉर्नियल थिकनेस है, मतलब जो यहां पर एक काले रंग की पुतली होती है आंख में, ठीक है ना, इसकी जो थिकनेस है, इट शुड नॉट बी लेस देन, ये थिकनेस जो है 425 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन। अभी कैसे पता चलेगा कि इससे कम है कि नहीं, आपको जाकर आई टेस्ट कराना है किसी अच्छे डॉक्टर के पास। ये नहीं कि लेंस कार्ड चलेगा, लेंस कार्ड वाला तो सिर्फ चश्मे का लेंस नंबर बताता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो किसी प्रॉपर डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाइएगा, वहां जाकर ये टेस्ट कराइएगा, वो आपको टेस्ट करके बता देगा कि आपकी पुतली कितनी है जी। आंखों की जो पुतली है, काले रंग की जो बीच में पुतली होती है, ठीक है ना, ये 425 माइक्रोन से इसकी थिकनेस कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लेसिक सर्जरी करवाते हैं तो
उसके बाद वो कहता है कि जो आपकी यहां पर विजुअल एक्यूटी है उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, कि वो कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, आगे बताऊंगा, लेकिन ये भी नॉर्मल होनी चाहिए। और अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो पैरा 512 IA IRMM वॉल्यूम 1 3rd एडिशन 2000 रेलवे की वेबसाइट पर आपको मिलेगा, वहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल पॉइंट होता तो मैं बता ही देता। फिर जो आपकी आंखों का पिछला हिस्सा है उसमें वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, सर्जरी की वजह से ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है रेटिना, जिसकी मदद से हमारे विजन बनता है यहाँ पर, और जो नर्व्स होती हैं उनके बीच में कनेक्शन होता है, ठीक है, तो वो कनेक्शन बेसिकली कह रहा है कि सही होना चाहिए, ठीक है ना, आंखों का पिछला हिस्सा, क्योंकि पिछले हिस्से में यही है। फिर नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिजीज, कि भाई किसी की तरह का कोई डिजीज जो है आंखों में, ऐसा नहीं है कि कोई किसी तरह की, आप देख रहे हैं तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है जब आप बहुत थक गए हो तो आंखों से कुछ देखते हुए तो ऐसे लोड सा लगता है, बड़ा लगता है कि अरे भैया देख रहा हूँ, आंख बंद करके सो जाऊं बस। तो ऐसा नहीं कि नॉर्मली आपको ऐसा फील होना चाहिए कि सर्जरी होने के बाद भी ऐसा फील हो रहा है, ऐसा किसी तरह का कोई प्रोग्रेशन या फिर कोई लोड आपकी आंखों पे नहीं आना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। B1 और B2 अगर स्टैंडर्ड आपसे मांगा गया है तो। दूसरा, अगर आप देखें, अगर आपसे मेडिकल स्टैंडर्ड C1 मांगा गया तो उसके लिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है जो मैंने आपको बताई है, सर्जरी की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी गई, सर्जरी अलाउड है ऑल्दो। अब जिनका A3 था, ठीक है ना, जिनका A3 था, A3 वाले बच्चों के लिए यह है कि भाई वो उनके लिए लेसिक सर्जरी तो अलाउ नहीं की गई है, ठीक है, तो वो क्या करा सकते हैं, उनके लिए एक सोल्यूशन ये है कि वो एपिकॉर्टेना सर्जरी करवा सकते हैं, और ये मेडिकल टेस्ट के अंदर नहीं पकड़ी जाती, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये थोड़े समय पहले ही आपको करानी पड़ेगी, और जितना मैं जानता हूं कि अगर आपका मेडिकल टेस्ट अगले 1 महीने में या 1.5 महीने में है तब उस केस में आप के लिए सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर आप मान लेते हैं कि अगले साल RRB JEE का, जैसे 2025 का अब नोटिफिकेशन आने वाला है, जो 2025 में सेलेक्ट होंगे और वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, उनके पास अभी अच्छा खासा समय है, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास समय है, ठीक है, तो वो उस केस में अपनी सर्जरी करा सकते हैं अगर उनकी आई विजन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलिए, और थोड़ा डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। देखिए, मैं तो अनाड़ी हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन जितना मेरी रिसर्च में आया मैं उतना आपको बता रहा हूँ। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी आपको बता देगा कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर इसके साथ साथ कुछ और टेस्ट भी होंगे, कलर विजन टेस्ट, बाइनोकुलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट, मेसोपिक विजन टेस्ट, ये सब टेस्ट भी होंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा, इन चारों में से कौन कौन सा टेस्ट किस मेडिकल स्टैंडर्ड में होगा, ये आपको यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है। तो मैं एक एक करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं, एक एक बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको ये सारा रेफरेंस मैंने कहां से लिया है, इसी टेबल में से लिया जो कि नोटिफिकेशन में दी गई थी, ठीक। सबसे पहले आपका होगा स्नेलन चार्ट का इस्तेमाल, जिससे कि आपका दूर का विजन देखेंगे, डिस्टेंस विजन देखेंगे, और ये चारों ही मेडिकल स्टैंडर्ड वाले बच्चों का होगा, जिससे A3 B1 B2 C1 कुछ भी मांगा गया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही, आप कभी चश्मा टेस्ट कराने जाते होंगे, आई टेस्ट कराने, तो वो ऐसे कुछ पढ़ने के लिए आपसे कहता है, क्योंकि वो इस बात से अंदाजा लगाता है कि आपको 6/60 नजर आ रहा है, 6/36, 6/18 है आपकी पावर, 6/12 है, 6/9 है, 6/6 है, 6/5 है, क्या है आपकी पावर। तो जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने बताया भी था कि A3 वालों को मिनिमम 6/9 अटेन करना जरूरी है, B1 वालों के लिए चश्मे के साथ या चश्मे के बिना सब में, ठीक है ना, 6/9 और 6/12। तो ऐसा कुछ नहीं कि लेफ्ट आई का ऐसा होना चाहिए, राइट आई का ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये लेफ्ट आई में है तो ये राइट आई में होना चाहिए, ये राइट आई में है तो ये लेफ्ट आई में, मतलब इतना कम से कम आपका विजन होना चाहिए। इसका मतलब क्या, मैंने अभी पीछे बताया भी था, ठीक है। तो भैया ये आपका टेस्ट करेगा, और ये जो चार्ट होता है इसको स्नेलन चार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस चार्ट के वजह से ऐसे एक और चार्ट भी होता है, ठीक है ना, वो चार्ट का मेरे पास फोटो नहीं है हालांकि, ठीक है ना, इससे क्लोजर विजन देखा जाता है, ठीक है। तो एक चार्ट एक छोटी सी किताब टाइप की होगी 2 पन्ने की, ठीक है ना, जिसको आपके पास लेकर आया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि कम से कम 60 सेंटीमीटर की दूरी से आपको विजिबल हो जाए, क्योंकि कोई चीज आप देखिए, ऐसे हाथ करके देखिए, बहुत पास लाएंगे तो अपना ही हाथ नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ी सी दूर ले जाएंगे तो दिखना शुरू हो जाएगा आपका हाथ आपको। तो वो कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर की दूरी से विजिबिलिटी होनी चाहिए, तो ये नियर विजन के लिए किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर अगला है टॉर्च टेस्ट। आपका टॉर्च लेगा, कहेगा आंखें ऐसे खोलो, आपकी आंखों में टॉर्च वॉच मारेगा, इधर से उधर से, हाँ दाएं बाएं से, तो बेसिकली आपको कहेगा इधर देखो, उधर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, सामने देखो, ठीक है। तो वो बेसिकली ये देख रहा है कि आपकी कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोशनी पड़ने की वजह से मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं आंखों में, बहुत जोर तो नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए रेलवे जो काम है ना बहुत जिम्मेदारी का है। आप ये समझिए, आपकी एक छोटी सी गड़बड़, ठीक है ना, रेलवे एक्सीडेंट्स वगैरह तक हो जाते हैं, बहुत बहुत प्रिसीजन का काम है रेलवे, ठीक है ना, रेलवे में बहुत बहुत जिम्मेदारी का काम माना है,
ठीक है, तो बहुत जिम्मेदारी का काम है, इसीलिए मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहा है। आप देखिए कितने सारे एग्जाम उसमें कोई मेडिकल टेस्ट नहीं लेते, क्योंकि वहां पर काम जिम्मेदारी का है, लेकिन ऐसा नहीं है जहां पर इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, और यहां पर रेलवे में है, तो आप बहुत एक अच्छी पोस्ट के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आपकी आंखें नॉर्मल मूव होनी चाहिए, मूवमेंट नॉर्मल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा नॉर्मल टॉर्च टेस्ट है। ठीक, फिर उसके बाद एक कलर टेस्ट होगा। कलर टेस्ट कैसे होगा, एक किताब ऐसी टाइप की होगी, इसमें अलग अलग ऐसी प्लेट्स बनी होंगी कई सारी, और हर प्लेट को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इस प्लेट के अंदर आप देखिए क्या लिखा है, कमेंट करके बताइएगा। 12, ठीक है ना। जैसे इसमें देखो क्या लिखा है, 15, इसमें देखो क्या लिखा है, 42, इसमें देखो क्या लिखा है, ठीक है ना। इसमें तो बस ऐसे करके रास्ता टाइप का बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, 15, ठीक है। तो वो बेसिकली अलग अलग कलर पहचानवा रहा है आपको, क्योंकि जो प्लेट जिस कलर की है जिस डॉट्स में, उसके अंदर जो कलर से नंबर लिखा है वो अलग है, ठीक है। तो वो अलग अलग बेसिकली वो आपका कलर टेस्ट करके देख रहा है कि कहीं आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है। तो A3 और B1 वालों का ये टेस्ट भी होगा। और ये जो चार्ट होता है इसे इशिहारा टेस्ट कहते हैं, इशिहारा चार्ट कहते हैं, तो इस चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, इसे वो आपका कलर टेस्ट करके देखेगा, ठीक है। फिर आपका ऐसे बाइनोकुलर विजन टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा कि आपको इस तरह एक चश्मा टाइप का पहना दिया जाएगा, उसमें एक तरफ इस तरह रेड तरह का लेंस होगा, एक तरफ ग्रीन तरह का लेंस होगा, ठीक है ना। और सामने स्क्रीन पर, ठीक है ना, ऐसे 4 डॉट बने होंगे, ऐसे 4 डॉट बने होंगे, ठीक है। आपको कहेगा देखकर बताओ कि कितने डॉट दिख रहे हैं। हो सकता है आपको ये चारों डॉट दिखे, हो सकता है आपको सिर्फ 2 ही डॉट दिखें, 2 हरे दिखें, या हो सकता है 2 हरे 1 लाल दिखे, हो सकता है 2 हरे 1 पीला दिखे, हो सकता है सिर्फ लाल और पीला दिखे, ठीक है, हरा दिखे ही ना। तो वो उससे चेक कर लेगा कि आपका बाइनोकुलर विजन जो है, अगर चारों डॉट आपको दिखते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सकता है इस 4 की बजाय आपको बल्कि 5 दिखने लगे, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि आपकी बाइनोकुलर विजन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये टेस्ट भी आपका करके देखेगा, ठीक है। अच्छा, अगला टेस्ट जो करेगा विजुअल फील्ड टेस्ट कहते हैं, इसको विजन टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। डॉक्टर ऐसे करके हाथ कहता है कि देख के बताओ कितनी 2 उंगलियां, ऐसे ऐसे करके करता है। कभी आप टेस्ट कराने गए हो तो, ठीक है, तो वो ऐसे करके हाथ लेकर आएगा, कहेगा अच्छा कब दिखना शुरू हुआ बताओ, ठीक है। तो अपना हाथ भी लेकर आप खुद भी देखेगा आप, ठीक है। तो उसकी अगर आई इनसाइड नॉर्मल होगी तो वो ऐसे कहेगा अच्छा अब दिखना शुरू हुआ, अच्छा इसकी विजुअल मतलब ये यहाँ तक देख पाता है। अच्छा, ऊपर से लेकर आएगा, कब देखना शुरू हुआ, अच्छा यहाँ पे, ओके ओके, तो ऐसे करके कब दिखना शुरू, अच्छा यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। तो वो आपका एरिया ऑफ विजन देख रहा है बेसिकली, ठीक है। इसे कन्फ्रंट्रेशन टेस्ट कहा जाता है, चारों डायरेक्शन से डॉक्टर करता है, फिर इसी को मशीन की मदद से भी करता है। आपने देखा होगा लेंस कार्ड वगैरह में या कहीं सही कंपनीज में आप जाते होंगे टेस्ट कराने के लिए, ठीक है। तो वो आपकी आंखों का जो विजन है वो इससे भी मार्क करके देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत दूर एक पैराशूट उड़ता हुआ दिखता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो उसकी मदद से भी ये विजन टेस्ट ही करते हैं और उससे आपकी पावर बताते हैं कि आंखों की कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक नाइट विजन टेस्ट भी करेंगे। नाइट विजन टेस्ट जो है ये इसलिए किया जाता है, ठीक है, ताकि आप लो लाइट कंडीशंस में कितना देख पा रहे हैं। तो जो ये वाला जो हिस्सा होगा इसको थोड़ा सा डिम कर दिया जाएगा, आपके कमरे की जो लाइट होगी जहाँ पर बैठकर आपसे रीड करने के लिए कहा जाएगा चार्ट, वो एरिया थोड़ा सा डिम कर, वहाँ की लाइट भी डिम कर देंगे, ताकि आप ये देख सकें कि आप नॉर्मल लाइट कंडीशंस में कैसा देख पा रहे थे और लो लाइट में कैसा देख पा रहे हैं। क्योंकि भैया ट्रेन जो है या जो रेलवे काम करती है तो दिन रात काम चलता है, ठीक है ना। तो कभी हो सकता है आपका काम दिन में हो, कभी हो सकता है रात में हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भाई आप हर कंडीशन के लिए रेडी होनी चाहिए, इसलिए नाइट विजन टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मिजोपिक विजन जो होता है वो एक ऐसा विजन है जिसमें कि वो आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नॉर्मल लाइट कंडीशंस में कैसा देख पा रहे हैं, लो लाइट में कैसा देख पा रहे हैं, इंटरमीडिएट लाइट कंडीशंस में कैसा देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके विजन टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको कौन कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, अब आप अगर ये चार्ट देखेंगे आपको सब समझ में आने लगे, क्योंकि मैंने हर एक चीज आपको समझा दी है, ठीक है। तो ये जितने भी टेस्ट थे वो सारे आपको बता दिए, जितने भी डीवी के लिए पॉइंट्स थे वो सारे आपको बता दिए। हो सकता है इसके बाद भी आपको कोई डाउट बच गया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं पार्ट 2 करके एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर लूँगा और सारी प्रॉब्लम आपको अच्छा, ये पीडीएफ कोशिश करिएगा कि डाउनलोड करके एक बार खुद भी पढ़िएगा। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं बहुत अच्छे से मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके सारी चीज़ें कोशिश की है आपको समझ में आए, ठीक है। उसके बाद भी अब देखिए हो सकता है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया हो, ठीक है ना, और उनको डीवी और मेडिकल में प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैं आपको बता दूं आप ईमेल करके अपना जो रिजल्ट है उसका स्कोर कार्ड के साथ अपना नंबर लिखते हुए मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको अचीवर्स ग्रुप में ऐड कर दूंगा,
ठीक है ना। तो अचीवर्स ग्रुप में ऐड करने से फ़ायदा ये होगा कि आप बाकी के बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और उसके अंदर मैं रेलवे में जो मेरे पास्ट के सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनकी मदद से एक सेशन करवा दूंगा, जिसके माध्यम से आपको वो और भी गाइड कर देंगे। आपका और भी कोई क्वेश्चन होता है वो भी आपको उसका आंसर भी उनकी मदद से मिल जाएगा। और एक हमारे अचीवर्स बैंड जो है मेरा एक ग्रुप है, एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है, इसके अंदर से सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही रहते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, कोई दिक्कत होती है एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बच्चा दूसरे की हेल्प कर देता है, दूसरा पहले की हेल्प कर देता है, ठीक है। अब जैसे आप नए नए सेलेक्ट हुए हैं तो जो पहले सेलेक्ट हुए वो आज आपकी मदद कर देंगे, कल को जो सेलेक्ट होंगे आप उनकी मदद कर देना आगे चल के। तो ये एक ग्रुप है, एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है, बस इसमें जाने की एक ही फ़ी है और वो है आपका सिलेक्शन। अगर आप सेलेक्टेड हैं तो आप इस ग्रुप का हिस्सा हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो वीडियो जैसी भी लगी हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होपफुली मैंने कोशिश करके आप लोगों को जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती थी दी है, और क्या कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।